दोस्तों नमस्कार। आखिरकार अंततः जो है भारतीय किसान जो कि अपने हक के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे वो फाइनली दिल्ली पहुंच गए। आपको पता है पूरी कहानी कि किस तरीके से दिल्ली से लगने वाले जितने भी पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर हैं उन सभी बॉर्डर को मोदी सरकार ने किस तरीके से सील कर दिया था। बड़ी बड़ी कीलें ठोक दी गई थी सड़कों के ऊपर, सीमेंट की दीवारें खड़ी कर दी गई थी और उन किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले तक दागे गए थे, छोड़े गए थे। उस आंदोलन के दौरान बॉर्डर पर जो आंदोलन हुआ उसमें संभवतः 2 या 3 किसानों की जान भी चली गई थी। लेकिन किसान जो है वो रुके नहीं, झुके नहीं, क्योंकि उनकी मांगें जायज़ थी। सरकार ने वादा किया था उनसे और अपना वादा पूरा नहीं किया था। मोदी सरकार ने वादा खिलाफ़ी किया था, इसीलिए किसान डटे रहे और फाइनली नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा। और वो जो किसान हैं वो दिल्ली पहुंच गए रामलीला मैदान में एक महापंचायत, किसान महापंचायत करने के लिए। यहाँ भी नरेंद्र मोदी अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं है और रामलीला ग्राउंड के अंदर, रामलीला मैदान के अंदर किसान महापंचायत से पहले गटर का पानी उस मैदान में फेंकवा दिया था ताकि किसान वहाँ पर आंदोलन नहीं कर सके, वहाँ पर सही तरीके से अपने प्रोटेस्ट और अपनी बातों को नहीं रख सके। और इस चीज़ की जानकारी खुद जो एक बहुत ही बड़े किसानों के हमदर्दी हैं, पूर्व गवर्नर है सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और कई सारे विजुअल्स भी इसके सोशल मीडिया पर देखने को हमें मिला कि जो मैदान कल तक सूखा था उस मैदान में अचानक से पानी कैसे आ गई और स्मेल वाली पानी कैसे आ गई, है ना। स्मेल आने का मतलब ये है कि वो गटर का पानी था या गंदा पानी था जिसको कि जानबूझ करके वहाँ पर ला करके छिड़का गया था, डाला गया था। देखिए क्या कहते हैं सत्यपाल मलिक। दिल्ली में आज होने वाली किसान महापंचायत को फेल करने के लिए किसान विरोधी मोदी सरकार ने सीवर का गंदा पानी रामलीला मैदान में भर दिया। किसान इस देश की रीढ़ हैं और ये मोदी सरकार किसानों के ऊपर बेवजह जो इतना अत्याचार कर रही है, जो कि बहुत ही निंदनीय कार्य है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस किसान मजदूर विरोधी मोदी सरकार को उखाड़ फेंको। सत्यपाल मलिक पूर्व गवर्नर खुद ये जानकारी दे रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं 1-2 ऐसे और इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जिसको कि सुन करके आपको बहुत ही आश्चर्य होगा और बहुत ही आप कहेंगे कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है। और नरेंद्र मोदी जी के मंशा के ऊपर एक सवाल एकदम मतलब जेन्युइन तौर पे आपके दिमाग में उभरने लगेगा। अब ये जो किसान है ना, जो रामलीला मैदान में आकर के किसान पंचायत कर रहे हैं, इनकी मांगे क्या थी? इनकी मांगे वही थी कि हमको जो MSP है, मुख्य मांगे तो वही हैं, बाकी और भी कई सारी मांगे हैं, लेकिन जो मुख्य मांगे क्या है कि हमको MSP की एक लीगल गारंटी दी जाए, है ना। और जो स्वामीनाथन फार्मूला है जिसको कि नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न अवार्ड दिया था ताकि किसान वर्ग का जो है उसको अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, है ना। तो आपने भारत रत्न अवार्ड दे दिया, लेकिन किसानों के हित के लिए स्वामीनाथन जी ने जो फार्मूला बताया था, इस फार्मूले से आप उनको MSP दीजिए, उसको मानने से नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्कुल भी इनकार कर रही है और नहीं देना चाहती है। और वही मुख्य मांग लेकर के यहाँ पर किसान जो है वो आंदोलन करने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में आ चुके हैं। जो राकेश टिकैत हैं जो कि भारतीय किसान यूनियन के लीडर हैं, इन्होंने एक ट्वीट करके और एक बहुत अहम इन्होंने बात कही है और वो कहते हैं कि किसान महापंचायत अ मीटिंग वाज हेल्ड हियर and the government got a message that the farmers of the country are united. The government should resolve the issue through talks. This agitation is not going to end, says भारतीय किसान यूनियन लीडर राकेश टिकैत। यानी कि राकेश टिकैत साहब ने साफ साफ कह दिया कि आज जो किसानों का यहाँ पर जुटान हुआ है वो सरकार को साफ साफ संदेश देता है कि हिंदुस्तान के जो सभी किसान हैं वो एकजुट हैं, उनमें किसी तरीके कोई फूट नहीं है। और ये जो आंदोलन है ये अनंत काल तक चलेगा। मतलब कि जब तक सरकार हमारी मांगों को मान नहीं लेती है तब तक देश के किसान यहाँ पर प्रदर्शन करते रहेंगे, धरना देते रहेंगे, अपने हक की मांग करते रहेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। अब
किसान पंचायत दिल्ली में तो चली रही थी। दूसरी तरफ मैं आपको एक और यहाँ पर जानकारी देना चाहता हूँ कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो महाराष्ट्र में है ना। और महाराष्ट्र में वहाँ पर अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने एमएसपी को लेकर के, तो वो शुरू से ही मणिपुर से जब से यात्रा चली है तब से इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि हम देश के किसानों को लीगल गारंटी देंगे एमएसपी की, और स्वामीनाथन फार्मूले के आधार पर देंगे, है ना। दूसरी तरफ जब महाराष्ट्र के अंदर ये उस जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद नासिक था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहाँ पर वो किसान एक समूह को संबोधित कर रहे थे। बहुत भारी संख्या में वहाँ पर किसान लोग एकत्रित हुए थे और वहाँ पर उन्होंने किसानों के लिए पाँच वायदे किए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि अगर इंडिया की सरकार बनती है तो इन सभी चीज़ों को हम लोग अप्लाई करेंगे, लागू करेंगे। क्या क्या 5 वायदे हैं सुन लीजिए। सबसे पहले कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार एमएसपी तय होगी। ये बात काफ़ी समय से राहुल गांधी कहते आ रहे हैं। इसके अलावा 4 चीज़ें, उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो किसानों के ऋण माफ़ी को लेकर के। उन्होंने कहा कि किसानों के ऋण माफ़ करने और ऋण माफ़ी की राशि निर्धारित करने के लिए एक पृथक स्थायी कृषि ऋण माफ़ी आयोग की स्थापना की जाएगी। आपको पता है कि इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपए का कर्जा यूं ही माफ़ कर दिया है, लेकिन जो मेहनतकश किसान है ना, जो रात दिन अपने खेतों में मेहनत करते हैं, अन्न उपजाते हैं, पूरे देश का पेट भरते हैं, उनके चंद रुपए जो है नरेंद्र मोदी की सरकार माफ़ नहीं करना चाहती है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने इस बात पर जोर दिया है कि एक स्थायी कृषि ऋण माफ़ी आयोग की स्थापना की जाएगी। उन सारी चीज़ों को स्टडी होगी और फिर हम इसको अप्लाई कर देंगे कि किसानों का ऋण माफ़ कैसे करना है और किस तरीके से करना है। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि फसल बीमा योजना को लेकर के बेसिकली इन्होंने घोषणा किया है कि किसान की फसल के नुकसान होने पर 30 दिनों के भीतर, है ना, विदिन 30 डेज सीधे बैंक खाते में भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में परिवर्तन होगा। अभी भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है, लेकिन उसमें कितनी धोखाधड़ी है, कितनी जालसाजी है, ये पूरे देश को पता है। देश का एक एक किसान इस चीज़ से वाकिफ़ है। उसी चीज़ को बोल रहे हैं कि उसमें परिवर्तन करने की ज़रूरत है, सकारात्मक परिवर्तन करने की ज़रूरत है। और 30 दिन के अंदर अगर फसल का नुकसान होता है तो उसके विदिन 30 डेज जो है हम लोग डायरेक्ट बैंक अकाउंट के अंदर उसका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। चौथी चीज़ क्या कहते हैं कि किसानों के आयात और निर्यात नीति को लागू करने की बात कर रहे हैं कि कृषि उत्पादों के लिए एक आयात निर्यात नीति लागू होगी जिसमें किसानों के हित सर्वोपरि होंगे। मतलब कहने का ये है कि ये जो आयात निर्यात जो पॉलिसी होगी वो गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं होगी, है ना, कि गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, उससे ये तय नहीं होगा, बल्कि किसानों के हित को ध्यान में रख करके ये आयात निर्यात नीति लागू होगी। 5वीं चीज़ और आखिरी चीज़ जो कह रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जीएसटी को लेकर के, है ना। आज के समय में आप देखिएगा कि नरेंद्र मोदी जी की कृपा से, इस महामानव की कृपा से हिंदुस्तान के हर चीज़ के ऊपर जीएसटी ठोक दिया गया है ना। और जो खेती किसानी की जो चीज़ें हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है, चाहे वो खाद हो, चाहे कृषि से संबंधित जो भी इक्विपमेंट्स हों, है ना, जो किसान खरीदना चाहता है, कोई भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है उसको अगर ख़रीदता है बाज़ार से तो उसके ऊपर किसान को जीएसटी देनी पड़ती है। उसी चीज़ को लेकर के इन्होंने कहा है कि किसान जीएसटी मुक्त होंगे। कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामान पर टैक्स से छूट के लिए जीएसटी में संशोधन होगा। जाहिर सी बात है कि जब जीएसटी में किसानों को छूट मिलेगी तो क्या होगा, उनको कम पैसा देना पड़ेगा, है ना, यानी कि उनको फ़ायदा होगा, सामान थोड़े सस्ते हो जाएंगे, चाहे वो कृषि के उपकरण हो, चाहे खाद बीज हो, या कुछ भी ऐसा चीज़ हो जिसका कि इस्तेमाल एग्रीकल्चर में होता है। अगर उसको जीएसटी से मुक्त कर दिया जाएगा तो वो सस्ता हो जाएगा और किसानों के ऊपर जो आर्थिक बोझ है वो भी कम हो जाएगा। तो ये 5 जो चीज़ें हैं वो राहुल गांधी जी ने आज इसकी घोषणा की है। सोचिए कि एक तरफ कॉरपोरेट से प्रेम करने वाले नरेंद्र मोदी हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं, उनके लाखों करोड़ रुपए कर्जे माफ़ कर दिए जाते हैं, लेकिन देश के किसानों के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। और पता नहीं
दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों नहीं देना चाहते हैं, किसानों के मांगों की पूर्ति क्यों नहीं करना चाहते हैं। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है, राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी है, जो कि किसानों के लिए एक सुनिश्चित तरीके से, ऐसा नहीं कि हवाबाजी वाली बात है, हवाई बातें नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं कि इसको किस तरीके से एक मतलब सिस्टमेटिक वे में इसको लागू किया जाएगा, है ना। और सरकार बनने के लिए 2024 में इन सारी चीज़ों को एक एक करके अप्लाई किया जाएगा। एक चीज़ मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहूँगा आपको कि देश के अंदर अभी किसानों का आंदोलन पिछले कुछ महीनों से चल रहे थे और इलेक्टोरल बॉन्ड का भी मुद्दा आ गया। उन सब चीज़ों को ढकने के लिए नरेंद्र मोदी ने एक CAA का एक शगुफा छोड़ दिया, है ना। और इस चीज़ को लेकर के देश के कई हिस्सों में लोग इसका जो नेता हैं, ममता बनर्जी हैं या साउथ के कुछ और तमिलनाडु वगैरह हैं, उन लोगों ने इसका विरोध किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसका सीधे तौर पर विरोध किया है। और विरोध किया उसके बाद आप देखिए कि केजरीवाल साहब के घर के सामने, है ना, पाकिस्तानी शरणार्थी, सोचिए कि पाकिस्तानी शरणार्थी केजरीवाल के घर के सामने आकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पर हुड़दंग मचा रहे हैं। दिल्ली पुलिस सामने से देख रही है। ये सब चीज़ें किसके इशारे पर हो रही है, कौन करवा रहा है इस चीज़ को, है। इस देश के अंदर कोई युवा, कोई बेरोजगार युवा जब अपने हक के लिए, जब पेपर लीक के खिलाफ, जब नौकरी के लिए प्रदर्शन करता है तो पुलिस के लोग उसके पीठ पर लाठियां बरसाते हैं। जब किसान अपने MSP के मांग के लिए आंदोलन करता है, शांतिपूर्ण आंदोलन करता है, तो उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, उसके ऊपर रबर बुलेट चलाई जाती है। देश के तमाम हिस्सों में इस देश के नागरिक, हिंदुस्तान के नागरिक जब विरोध प्रदर्शन करते हैं तो सरकार उसको कुचलने का काम करती है, उसका दमन करने का काम करती है। लेकिन पाकिस्तान के लोग, वो हिंदुस्तानी नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। पाकिस्तान के लोग आकर के हमारे देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री के घर के सामने प्रदर्शन करते हैं और दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वहाँ पर उसको देख रहे होते, तमाशा बन के रूप में देख रहे होते हैं। दिल्ली पुलिस किसके पास है? वो केजरीवाल के पास नहीं है, वो नरेंद्र मोदी के पास है, अमित शाह के पास है। और इसी चीज़ को लेकर के केजरीवाल साहब ने जो ट्वीट के माध्यम से इसकी जो जानकारी दी है उसको आप ज़रूर देखिए। क्या कहते हैं कि आज कुछ पाकिस्तानियों ने मेरे घर के सामने प्रदर्शन और हुड़दंग किया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें पूरा सम्मान और संरक्षण दिया। बीजेपी ने इनका पूरा समर्थन किया। इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि दिल्ली की जनता द्वारा भारी बहुमत से चुने गए चीफ मिनिस्टर को हमारे मुल्क में घुसकर माफ़ी मांगने को कह रहे हैं। सोचिए, और बीजेपी इनका समर्थन कर रही है। बीजेपी मुझे नफरत करते करते पाकिस्तानियों के साथ खड़ी हो गई है, भारत के साथ गद्दारी करने लगी है। इस CAA के बाद ये पाकिस्तानी पूरे देश में फैल जाएंगे और इसी तरह हमारे ही मुल्क के लोगों को इस तरह हड़काएंगे और हुड़दंग करेंगे। बीजेपी इन्हें अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। एकदम जायज़ और जेन्युइन चीज़ है कि आखिर किसके इशारे पर ये कर रहे हैं शरणार्थी जो पाकिस्तान से आए हैं, है ना। हिंदुस्तान के अंदर आकर के, हिंदुस्तान के वो नागरिक भी नहीं है और हिंदुस्तान के अंदर आकर के एक इलेक्टेड, एक जनता के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री के घर के सामने हुड़दंग कर रहे हैं। तो क्यों नहीं हम नरेंद्र मोदी के मंशा के ऊपर सवाल करेंगे कि वो किस मंशा से CAA लागू करना चाहते हैं। क्यों नहीं ये सवाल करेंगे कि वो CAA लागू करके और इन शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दे करके और एक वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। क्यों नहीं सवाल करेंगे? और क्यों नहीं इस चीज़ की शंका और संदेह अपने मन में होगा कि कल जब इन्हीं शरणार्थियों को नागरिकता मिल जाएगी तो देश के अलग अलग हिस्सों में उपद्रव नहीं करेंगे? क्यों नहीं शंका होगी? तो जो अरविंद केजरीवाल ने इस चीज़ की शंका जाहिर की वो सही प्रतीत होता हुआ लग रहा है, अभी सही लग रहा है ना। और सोचिए कि क्या चल रहा है, मतलब इस देश की राजनीति के अंदर कि सिर्फ वोट पाने के लिए, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए क्या आप देश को इस तरीके के एक केओस में मतलब ढकेल देना चाहते हैं, एक अराजकता की ओर ले जाना चाहते हैं? ये कैसी बात हुई है कि देश के लोग तो प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं लेकिन विदेश के लोग आकर के, है ना, शरणार्थी आकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार प्रदर्शन करवा रही है।
ये बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति है हमारे देश के अंदर। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही विडंबनापूर्ण है और इस पर आप सभी को सोचने की ज़रूरत है। इस पर चिंतन मनन और विचार करने की ज़रूरत है कि आखिर ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, कि अपने ही देश के नागरिकों को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नहीं करने दिया जाता है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी, अफ़गानिस्तानी, बांग्लादेशी शरणार्थियों को सरकार संरक्षण दे रही है कि तुम जाओ विरोध प्रदर्शन करो। और कहीं ना कहीं ये सब करवा करके नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को जीवित रखना चाहते हैं, है ना। इस मुद्दे को जीवित रखना चाहते हैं ताकि वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके, इसको हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। जब CAA को इन लोगों ने उछाला तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लोग एकदम रिएक्टिव हो गए, बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो शायद इस मुद्दे को ज़िंदा रखने के लिए बीजेपी ने खुद ये प्रोपेगेंडा रचा हो कि इन शरणार्थियों से प्रदर्शन करवाओ केजरीवाल के सामने, और मोदी मीडिया तो है ही इसको उछालने के लिए, है ना। तमाम चीज़ें ये देश देख रहा है, देश के लोग देख रहे हैं और इन सब चीज़ों पर आप भी गौर कीजिए और सोचिए। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।